असल कुरुक्षेत्र तो दिल्ली ही है और दिल्ली में ही तय होना है इंडिया गठबंधन का भविष्य है क्या। दिल्ली में ही तय होना है अरविंद केजरीवाल की 10 बरस की सत्ता बचेगी या फिर उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। दिल्ली में ही तय होना है राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल निकले हैं वो रास्ता कांग्रेस को दोबारा से पटरी पर ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। दिल्ली में ही तय होना है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा कौन, इंडिया गठबंधन या फिर कोई अलग से नेता उभर कर सामने आएगा। वो नेता होगा कौन, कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर विपक्ष के भीतर से जो लगातार कयास लगाए जाते हैं कि लीडर हम भी हो सकते हैं, उनमें से कोई चेहरा उभर कर सामने आएगा। सब कुछ दिल्ली में तय होना है क्योंकि दिल्ली आधुनिक कुरुक्षेत्र है और इस मैदान में कल राहुल गांधी का भाषण होगा। चुनाव जोर शोर से चल निकला है लेकिन अभी तक आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस लापता है, हर दिन आती है और एक वादा करके चली जाती है। वो महिलाओं के साथ किए गए 2,500 रुपए देने के वादे हो या फिर मेडिकल के तौर पर जो और जितनी राशि देने का ऐलान किया गया और उसके बाद बेरोजगारों को आज जब कहा गया कि 8,500 रुपए देंगे तो एक के बाद एक बीजेपी की भी उस फेरिस्त का इंतजार हर कोई करने लगा है। वो कितने यूनिट फ्री बिजली देगी, महिलाओं को लाडली बहना के नाम पर कितनी रकम दिल्ली में देगी। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की अपनी फेरिस्त तो बीते 10 बरस के दौर की 36,000 करोड़ की है। यानी राजनीतिक तौर पर वोटरों को लुभाना हो या फिर दिल्ली जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई उस आंदोलन की जड़ में पहुंचना हो या फिर इस दौर में अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति को साधा उस राजनीति के आश्रय आम आदमी पार्टी का ही नया परीक्षण क्यों ना कर लिया जाए, सब कुछ दिल्ली में तय होना है। और एक सच तो यह भी है कि दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई। कांग्रेस का वोट बैंक धीरे धीरे खिसकते खिसकते 40% से 4% पर आ गया और आम आदमी पार्टी जो कहीं नहीं थी बीते 10 वर्षों में उसने धीरे धीरे खुद को 50% के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, एक एनबीएफसी है इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, वो दे रहे हैं खास वर्षों में उसने धीरे धीरे खुद को 50% के पार पहुंचा दिया। और इन सब के बीच लगभग 30-35% का वोट बीजेपी के साथ हमेशा रहा। यानी बीजेपी की अपनी राजनीतिक नींव जो दिल्ली में थी उसे कोई डिगा नहीं पाया। कांग्रेस का सुपड़ा साफ जरूर हो गया, आम आदमी पार्टी उस पर खड़ी जरूर हो गई, लेकिन कल राहुल गांधी की रैली में जो तय होना है वो दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन का अब काम क्या है, इंडिया गठबंधन की अब जरूरत क्या है। छत्रपों के सामने यह मुश्किल थी कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन भी कांग्रेस के वोट बैंक को लेकर लगातार धड़कती रहती थी। और अब यह नया सवाल सामने आ गया कि बीजेपी को आप अपने बूते हरा नहीं सकते हैं तो राजनीतिक तिकड़मों के आश्रय अपने अस्तित्व को तो बचा लीजिए। शायद यही सबसे बड़ी वजह है। अगर ध्यान दीजिए इंडिया गठबंधन के भीतर तो डीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की जमीन पर नहीं खड़े हैं, इनका अपना वोट बैंक है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस से एनसीपी भी निकलकर बनी, टीएमसी भी निकलकर बनी, यानी शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, दोनों कांग्रेस से निकलकर बने। और कांग्रेस के वोट बैंक पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस के उस पारंपरिक पुराने वोट बैंक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पिछड़ों की राजनीति को साधते हुए सेंध लगा डाली। लेकिन फैसला तो अब होना होगा क्योंकि आगे का रास्ता इस देश के भीतर चुनाव दर चुनाव अगर चलते चले जाएंगे तो आने वाले वक्त में एक देश एक चुनाव के नारे के साथ बीजेपी बढ़ चली है। और उसे यह समझ में आने लगा है कि इस देश के भीतर छत्रप अगर बचे रह गए तो फिर राजनीति साधना और एक देश एक चुनाव के आश्रय धीरे धीरे राष्ट्रपति प्रणाली की दिशा में बढ़ना, यानी सिर्फ 2 राजनीतिक दल बच जाएं, ऐसी परिस्थिति लाने के लिए छत्रपों को खत्म करना होगा। और यही वो वजह है कि बीजेपी के साथ जो भी सिमटा उसका बोरिया बिस्तर धीरे धीरे बंद होने लग गया। लेकिन सवाल तो मौजूदा वक्त में उन छत्रपों का भी है जो छत्रप कांग्रेस से हटकर यह मान चले हैं कि अगर जीत नहीं तो फिर घर तो बचा लो, और घर बचाना हो तो फिर जीत की दिशा में कदम बिल्कुल ना बढ़ाओ। क्या यही वो रास्ता है जिस दिशा में एक के बाद एक अगर आप देखते चले जाइए तो दिसंबर की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया, लेकिन उसके बाद की लाइन कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसमें कहा गया कि इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे
मौका दे दिया जाए। उसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात तेजस्वी यादव ने 8 जनवरी को, यानी नए बरस में 8 जनवरी को कही कि दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए यह गठबंधन बना था। उसकी उम्र उसी वक्त तक थी, अब यह उम्र खत्म हुई। 9 तारीख को उमर अब्दुल्ला यह कहने से चूके नहीं, विपक्ष एकजुट नहीं, तो इसके लिए अब इंडिया गठबंधन को भंग कर देना चाहिए। 10 जून को बकायदा संजय राव, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे से निकल कर आते, उन्होंने कहा अब इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं, कांग्रेस घोषणा कर दे, हम अपने अपने रास्ते चुन लेंगे। उसके बाद शरद पवार ने कहा अगले दिन कि दरअसल आरएसएस जैसा संगठन एनसीपी में भी होना चाहिए, और कमाल का संगठन है संघ का, उसके प्रति जो निष्ठा उनके अपने स्वयंसेवकों की है वो अद्भुत है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने आज कहा नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन तो जिंदा है। वही अखिलेश यादव जिन्होंने खुले तौर पर दिल्ली में इंडिया गठबंधन का राग नहीं अलापा, बल्कि केजरीवाल के साथ वो चल निकले और ये मानकर चले कि कांग्रेस दिल्ली में है ही नहीं, और उसी दिल्ली में राहुल गांधी कल अपनी जीत की मुनादी कैसे करते हैं, किसे निशाने पर लेते हैं, जिन मुद्दों के आश्रय वो कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें क्या वाकई 2013 का वो दर्द होगा जब दिल्ली में अन्ना की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2011 से 2013 तक, यानी चुनाव लड़ने से पहले तक जो भी राजनीति साधी थी उसमें निशाने पर कांग्रेस को लिया था, और कांग्रेस के एक दो नहीं बल्कि 15 नेताओं की पूरी फहरिस्त निकाली थी कि सभी करप्ट है। उस करप्ट में सबसे बड़ा नाम शरद पवार का भी था। वही शरद पवार जो अब एनसीपी के जरिए कभी कभी केजरीवाल को सहलाते हैं, और अरविंद केजरीवाल शरद पवार के साथ खड़े होकर इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष की राजनीति को साधना चाहते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर सारी की सारी धाराएं दिल्ली के भीतर उस जगह आकर कल खड़ी होंगी जहां राहुल गांधी भाषण देंगे, और भाषण में उनके जरिए जिन बातों का जिक्र होगा, क्या वाकई वह दिल्ली में उस राजनीति को धता बता देंगे जिस राजनीति के आश्रय ये मान नींद ना आना, नींद बार बार टूटना, उसके अलावा दिन में उबासी और आलस जैसा महसूस करना। अगर आपको हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसा महसूस होता है तो आपको इंसोम्निया। मान लिया गया था कि अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति ही कांग्रेस को खत्म करने को लेकर हुई, यानी बीजेपी के लिए अनुकूल राजनीति केजरीवाल को सामने रखकर कांग्रेस को खत्म करना रहा, और कांग्रेस इस बात को समझती भी रही, लेकिन अपने कंट्राडिक्शंस यानी अंतर्विरोध में फंसी भी रह गई। वो समझ नहीं पाई कि दरअसल उसके खिलाफ ही केजरीवाल हैं, और उसके खिलाफ जो तमाम क्षत्रपों ने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई, उस जमीन को पाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करे। तो क्या अंदरूनी तौर पर कांग्रेस भी अब यह मान चुकी है चलना तो अकेले होगा, अकेले रास्ता तय करना होगा, और इन परिस्थितियों के भीतर जो लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल की दिखाई दे रही है वो दरअसल दिल्ली की लड़ाई नहीं है, वो इस देश के वैचारिक और विचारधारा के आश्रय राजनीति को साधने की लड़ाई है। शायद आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आज अतीत के चंद पन्ने इंडिया गठबंधन की तस्वीरों के आश्रय परख तो लीजिए एक क्षण के लिए। बहुत सारे पुराने पन्ने और पुराने वादे शायद इन तस्वीरों में छुपे हुए हैं। ममता बनर्जी ने जब राहुल गांधी को अपना नेता माना था, अखिलेश यादव हो या फिर शरद पवार हो, वह मानकर चल रहे थे कि दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में जिस रास्ते पर निकल पड़ी है उसमें बीजेपी को हराया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी माना था कि दरअसल यह रास्ता बीजेपी को धराशायी करने के लिए है, लेकिन एक क्षण के लिए अब पुराने अतीत को भूल जाइए, उन पन्नों को भुला डालिए जिन्हें अभी आपने देखा है। अब जरा सामने खड़े हो जाइए और सोचना शुरू कीजिए। 2008 में दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। उस वक्त कांग्रेस को 40.31% यानी तकरीबन 40% से कुछ ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। उस वक्त बीजेपी को 4.5% वोट कम मिले थे, तकरीबन 36% वोट बीजेपी को मिले थे। उस समय बीएसपी एक बड़ी ताकत के तौर पर तो नहीं, लेकिन चुनावी राजनीति में दखल देने की स्थिति में थी, और उसे दिल्ली में लगभग 14% वोट मिले थे। और उसके बाद दिल्ली में आंदोलन की शुरुआत होती है, एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन के आश्रय भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में और
पॉलिटिशियन के करप्ट होने के खिलाफ लोगों के भीतर गुस्से को भुनाने की जगह लिया गया और उस पूरे आंदोलन के पीछे आरएसएस आकर खड़ी हो गई। यह किसी को समझ नहीं आया कि कांग्रेस की सत्ता डिगाने के लिए संघ राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से सक्रिय हुआ, उसने पूरी की पूरी उन जड़ों को हिला डाला जो जड़ें इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने खड़ा करती थी। और एक झटके में आम आदमी पार्टी का जन्म भी हुआ। दिल्ली की राजनीतिक सत्ता में उसकी दखल 2013 के चुनाव में खुलकर नजर आती है। और 2013 में आम आदमी पार्टी, जिसके पास 1% वोट नहीं था, वो एक झटके में तकरीबन 29.5% वोट यानी 29.5% वोट उसको मिल जाते हैं। और बीजेपी को 33% वोट मिलते हैं, यानी बीजेपी के वोट में सिर्फ 3% की कमी आती है, लेकिन कांग्रेस को 24.5 यानी एक झटके में 16% वोट खिसक कर आम आदमी पार्टी के हक में चले जाते हैं। 16% कांग्रेस के वोट खिसकते हैं, 3% बीजेपी के वोट खिसकते हैं, 19% ये हो गए, 10% बीएसपी के वोट खिसकते हैं और 29% पे आम आदमी पार्टी आकर खड़ी होती है। 2013 में और 2015 के चुनाव में गजब होता है। आम आदमी पार्टी 54% वोट ले जाती है। कांग्रेस के हिस्से से जो वोट उसके हिस्से में गए वो तकरीबन, अगर आप 2008 से तुलना करेंगे तो तकरीबन 31% वोट शिफ्ट हो गए। और अगर आप 2013 से तुलना करेंगे तो उसमें भी तकरीबन 13-14% वोट शिफ्ट हो गए, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 9.7% वोट बचे। और बीजेपी 33% लेकर आई थी। उससे पहले 2008 में 36% लाई थी। इस बार 2015 में वो 32.3% यानी 0.7% वोट ही उसका कम होता है। और अगर आप पिछले चुनाव में आ जाइएगा 2020 के चुनाव में, तो उसमें आम आदमी पार्टी कमोवेश 1% वोट कम पाती है, लेकिन कांग्रेस और आधी हो जाती और 9.5% से गिरकर 4.26% वोट पाती है, यानी यहां भी 5% वोट और गंवाती है। और ये 5% वोट बीजेपी के हक में जाते हैं, 32 से वो 38 पे आ जाती है। राजनीति का ऐसा मिजाज दिल्ली की राजनीति के भीतर कभी भी इस दृष्टि से देखने को नहीं मिला होगा कि कांग्रेस एक झटके में लगभग 35% वोट आम आदमी पार्टी को दे डालती है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध करते करते बीजेपी का विकल्प खुद को बताते हुए कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में कूद जाती है। यह गजब का तालमेल नजर आता है। तो क्या अब कांग्रेस समझ गई? उसे इस बात को लेकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि दरअसल जब तक आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की मौजूदगी है, तब तक कांग्रेस दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी और कमोवेश हर उस जगह पर जहां जहां बीजेपी से उसे विचारधारा के आधार पर टकराना है, वहां बिना विचारधारा लिए एक स्कूल और अस्पताल की पॉलिटिक्स करते करते, पानी और बिजली की पॉलिटिक्स करते करते एक राजनीति उफान मारती चली जाती और विचारधारा इस दौर में गायब हो जाती है। तो दिल्ली के भीतर बना हुआ त्रिकोण, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के निशाने पर मोदी और शाह की पूरे के पूरे राजनीतिक गणित है। अब यहां पर सवाल है कि कांग्रेस के निशाने पर कौन होगा? ये दोनों होंगे या फिर राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और बनाने के लिए वो कोई नया ताना बाना कल राहुल गांधी की रैली से शुरुआत करेगी? आप कह सकते हैं नजरें हर किसी की उसी पर होगी, लेकिन दिल्ली एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जिसमें इस त्रिकोणीय मुकाबले के भीतर का अनूठा सच यह है कि भारत के भीतर में एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमड़ती हुई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे खत्म हो गई। एक वक्त उनका हस्तक्षेप बड़ा जरूर था, और अगर आप इस फहरिस्त को परखना भी चाहते हैं तो याद कीजिए एआईडीएमके, जयललिता गायब, एआईडीएमके गायब। वो बीजेपी के साथ आकर खड़ी है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व बचा ही नहीं है। मायावती राजनीतिक तौर पर जब तक सक्रिय नहीं होंगी, बीएसपी कहीं नहीं है, और होते होते अब मिल्कीपुर में भी चुनाव होने हैं, वहां पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी बीजेपी के लिए एक ऐसी कारपेट बीएसपी ने बिछाई, और उसकी बड़ी वजह नेता का अपना अंतर्द्वंद रहा, नेता की अपनी जरूरतें रही, उसकी अपनी अतीत में जो भी जमा पूंजी थी वो सब रही। यह सोचने की बात जरूर है। और जब इसके आगे बढ़िएगा तो आप कह सकते हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे घर से निकले नहीं। उद्धव ठाकरे जिस राजनीति को साधना चाहते थे वो विरासत को लेकर थी, और विरासत की पहचान लिए हुए एकनाथ शिंदे खड़े हो गए। और आज भी जब शिवसेना जिस रूप में अपनी तारतम्य बैठाने की कोशिश हिंदुत्व के आश्रय करती है, तो बातें बिखरी हुई सी लगती है। शिवसेना भी उसी अंदाज में गई। फारूक अब्दुल्ला जब तक हैं तब तक हैं,
उमर अब्दुल्ला इस दौर में यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल इंडिया को भंग कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। फारूक अब्दुल्ला तक ठीक है, जब तक वो हैं तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी आपको दिखाई देगी। अन्यथा उमर अब्दुल्ला कई रास्तों में लगातार चल रहे हैं और धीरे धीरे कल वो जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस जेड मोड़ पर नजर आएंगे जिससे कि गुलमर्ग का रास्ता करीब होने वाला है, लद्दाख को लेकर वहां उद्घाटन करने पहुंचेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें आपको बहुत चीजें बयां कर देगी। उसमें 370 का जिक्र हो, 35A का जिक्र हो, कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने का जिक्र हो, वो पूरी राजनीति हो सकता है आपको धराशायी होते हुए दिखाई कल दे जाए। लेकिन सवाल तो इस दौर में यह है कि इसी स्थिति को समझिए तो फिर महबूबा मुफ्ती को भी याद कीजिए, जब मुफ्ती साहब हुआ करते थे तब की पीपुल्स पार्टी और अब की पीपुल्स पार्टी। यह परिस्थिति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घुमड़ती राजनीति के दायरे में समझा जा सकता है। आप कह सकते हैं शरद पवार जब तक है एनसीपी है, शरद पवार नहीं तो उसके बाद की परिस्थितियां कितनी नाजुक एनसीपी के साथ होगी यह बताने की जरूरत है नहीं। इसीलिए शायद अजीत पवार अलग हुए। और यह परिस्थिति टीएमसी के साथ भी है, ममता की मौजूदगी सब कुछ है, लेकिन उससे पहले हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अभिषेक बनर्जी एक दूसरी पार्टी के साथ नजर आए जैसे अजीत पवार नजर आए। और इस मिजाज के सहारे आपको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी समझना होगा। ये अपने कुनबे को बचा लें तो बड़ी बात है, बड़ी राजनीति है और इस कुनबे को बचाना इनकी राजनीतिक जरूरत है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी को मात कहां मिल रही है और किस तर्ज पर मात दे सकते हैं, इसकी कोई व्यू रचना इंडिया गठबंधन के आश्रय बनी जरूर थी। लेकिन उस दौर में जो संघर्ष था और राहुल गांधी जिस तर्ज पे कह रहे थे आप कितने भी घेराबंदी कर लीजिए, ना मैं डरूंगा ना कुछ होगा, ईडी मेरे दरवाजे पर आएगी, मैं ईडी के दरवाजे पर जाऊंगा, पूछताछ करनी है कर लीजिए, जितने केस लगाने हैं लगा डालिए। लेकिन यह केस लगाना और ईडी का दरवाजा पे आ जाना विपक्ष के तमाम नेताओं को हिलाते चला गया। शायद यही वो परिस्थिति है जहां पर राहुल गांधी का रास्ता कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर तो नहीं जिता पाता है, लेकिन उनके साथ खड़े तमाम राजनीतिक दलों के भीतर एक ना उम्मीदी पैदा कर देता और वो कहते हैं कैसे इस नेता के आश्रय हम राजनीतिक जीत चाह सकते हैं। लेकिन यह नहीं कोई समझ पा रहा है कि दरअसल मौजूदा वक्त में इस देश की स्थिति राजनीति और चुनावी जीत हार से आगे निकल चुकी है। यह इस देश के भीतर एक ऐसा व्यापक परिवर्तन है जिसमें आप पारंपरिक राजनीति के आश्रय जीत नहीं सकते हैं। दिल्ली क्या वो मैदान बनेगा, दिल्ली क्या वो कुरुक्षेत्र बनेगा या नहीं बनेगा, हो सकता है आपके जहन में वो फैसला इसी का होना है। इसीलिए बीच बीच में अखिलेश यादव ये कहने से चूकते नहीं है इंडिया गठबंधन है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे जो लड़ रही है, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। अब अखिलेश कह तो रहे हैं लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत जिस आरक्षण और जिस संविधान और जिस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के आश्रय राजनीतिक तौर पर लोगों के साथ जुड़ रही थी, वह एक झटके में हरियाणा में गायब हो गया। इंडिया गठबंधन था वह एक झटके में महाराष्ट्र में गायब हो गया। इंडिया गठबंधन था वह एक झटके में उत्तर प्रदेश के भीतर 9 सीटों में हुए उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया और कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां पर 9 में से 7 सीट बीजेपी जीत गई। और अब मिल्कीपुर में चुनाव है, 2027 का इंतजार हर कोई कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और इसी बरस के अंत में तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर उस अंगड़ाई का इंतजार जिसमें उन्हें लगता है शायद एक बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर वो ज्यादा सीटों पर लड़ें तो उन्हें लाभ होगा। सवाल उसके आगे का है, ज्यादा सीटों पर लड़ने से लाभ होगा या फिर ज्यादा सीटों पर समझौता करके एक रणनीति बनाकर चुनाव जीतने की दिशा में कदम बढ़ाएं तो लाभ होगा। इन दो परिस्थितियों के बीच समूची राजनीति इंडिया के छत्रपों की उलझी हुई है। लेकिन सवाल तो कांग्रेस का है, इसमें कोई दो मत नहीं कि विपक्ष में लीडर के तौर पर कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही पराजित कर सकती है बीजेपी को। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस रास्ते इंडिया गठबंधन निकला और जिस रास्ते खुद दिल्ली के चुनाव में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ये बोलने से कतराए नहीं, धीमी गति के तौर पर ही समाचार लेते हुए उन्होंने जिस तरीके से मन से कहा नहीं नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस को छोड़कर केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी ने समर्थन देने का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी ने देने का ऐलान किया, तेजस्वी ने हाथ जोड़े और कहा नहीं इंडिया गठबंधन तभी तक जब लोकसभा चुनाव था। शरद पवार आनाकानी करते हुए कन्नी काटकर निकल गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी से नजर आने लगा बीएमसी का चुनाव
अपने बूते ही लड़ेंगे। इसी रास्ते वो चल निकला। सवाल है, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर कांग्रेस ने खामोशी बरती है। और नया सवाल यह है कि दिल्ली जो नया आधुनिक राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा है, वही असल कुरुक्षेत्र है और सबकी नजरें इसी बात को लेकर है। राहुल गांधी के निशाने पर कल कौन होगा? जिस राजनीति को वो साधना चाहते हैं, उसमें क्या वाकई कल वह इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से स्वाहा कर देंगे और एक नई राजनीति कांग्रेस के भीतर निकल कर आएगी? या फिर इस दौर में जो प्यादों की राजनीति बीजेपी अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए खेलती रही और प्यादों ने खुद को वजीर मानकर राजनीति के मैदान में अपनी धाक जमा ली, क्या वो सब कुछ दिल्ली के चुनाव में खत्म होगा?